कल हमने डेटाबेस सेटिंग तक आ गए थे। कंप्रेस बैकअप का, चेकसम का बताया था और डेटा लॉग फाइल और ये रखेंगे। सही है, ये हो गया था। इसके अलावा ये अनेबल कंटेन डेटाबेस, इसको अभी कंटेनमेंट को रहने देते हैं। फाइल स्ट्रीम ये बताया था आपको, उसके लिए यूज़ की जाती है, जो इमेज के लिए कल उसमें देख लिया था इंस्टॉलेशन में भी। ट्रिगर्स जो है हमने किए थे, उसके अंदर जो ट्रिगर होते हैं वो दूसरे ट्रिगर को भी फायर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिगर के अंदर एक और ट्रिगर जो है तो ये ट्रू है, इसको फॉल्स कर सकते हैं। ब्लॉक प्रोसेस थ्रेश और ब्लॉक्ड प्रोसेस, ये अनलिमिटेड है कि भी प्रोसेस अगर ब्लॉक हो रहे हैं, जैसे हम एक से दूसरा प्रोसेस ब्लॉक हो रहा था, हमने लॉकिंग में देखा था, तो एक लिमिट रखना चाह रहे हैं तो उस सूरत में, वरना बूस्ट SQL सर्वर प्रायोरिटी, यानी ओएस में आपकी जो विंडोज में चीज़ें रन हो रही हैं तो SQL सर्वर की प्रायोरिटी अगर आप ट्रू कर देंगे तो प्रायोरिटी रखेगा उसमें। कर्सर थ्रेशोल्ड भी ठीक है, इसके ना हम आगे चलेंगे, इसके बारे में जो है ना टॉपिक डिटेल में बात होगी। फुल टेक्स्ट की है, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, ये ऑप्शन जो है सर्वर की। अच्छा जी, मैं रेप्लिकेशन साइज में जो टेक्स्ट है वो रेप्लिकेशन का टॉपिक में देख लेंगे। सही है कि रेप्लिकेशन क्या होती है। एड हॉक फॉर स्टार्टअप प्रॉक्स फॉर स्कैन फॉर स्टार्ट 2 डिजिट ईयर कट ऑफ, ठीक है, इस फॉर्मेट में देगा। यूज विंडोज फाइबर लाइटवेट पूलिंग, ठीक है। अभी ये नेटवर्क पैकेट साइज 4K का, रिमोट लॉगिन टाइम आउट, ये मेरा ख्याल है 10 सेकंड्स का है बिफोर रिटर्निंग फ्रॉम अ फेल्ड रिमोट लॉगिन अटेम्प्ट, ठीक है। अच्छा जी, और कोस्ट थ्रेशोल्ड फॉर पैरेललिज्म, ये पैरेलल प्लान्स के लिए होता है। जब हम इसके भी ऊपर हम बात करेंगे, अभी आपको थोड़ा सा ही कंफ्यूज करेगा मैक्स। अच्छा जी, लॉग जो है इन सब पे ना डिस्कस होगा, बुक में आएगा डिटेल से, तो फिर उस टाइम पे कर लेंगे। मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म पे बात कर ली थी। क्वेरी वेट जो है वो -1 का मतलब है then the timeout is called as 25 time of the estimated query cost by the time in second the query waits for resolve before timing out, ठीक है। इन पे हम डिस्कस करेंगे बाद में। और परमिशन, क्योंकि मेनली ये मेरा जो आपको अभी कराने का, इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है कि जो चीज़ें कुछ आपको प्रैक्टिकल में साथ-साथ बताऊँ। अभी हम सर्वर साइड की कर रहे हैं ना, तो ये परमिशंस क्या है, इन पे भी डिस्कस होगा। सही है। ये हमने सर्वर की जो है ना राइट क्लिक करके जो थोड़े बहुत यानी मैक्सिमम कोशिश की है कि ये क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद हम आ जाएँगे ये डेटाबेसेस जो जनरल है टैब, ये सारों पे करेंगे। आप एक चैप्टर खत्म कर लेते हैं, 1 या 2 देखते हैं, फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं। ठीक है जी। कल हमने इंस्टॉलेशन का हेटेरोजेनियस तक का देख लिया था, उसके बाद ये इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है जी। वो लिनक्स किसी ने डाउनलोड किया, मुझे कोई बताएगा? और अकाउंट बन गया था, ज़ुबैर का अकाउंट बन गया था, तो इसलिए वो सब अकाउंट बनाए और बाद में ना ताकि ई डिलीवरी से आप डाउनलोड कर सकें फ्री। जी सर, मेरा भी डाउनलोड अकाउंट बन गया, डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है। तो इंस्टॉलेशन का पूरा तरीका दिया हुआ है, एग्जैक्ट उसको फॉलो करें, वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी। नहीं होती तो फिर खपें, उसको खुद खपें और करते रहें जब तक, क्योंकि वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कुछ सिंपल है बिल्कुल, उसमें डिस्क पार्टीशनिंग में थोड़ा-सा देखना होता है उसका बस, बाकी तो वो फॉलो कर लें आप वीडियो को। इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन, ये जो हम राइट क्लिक करके अभी प्रॉपर्टीज़ नहीं देख रहे थे इसकी, ठीक है? यहाँ से तो इतना वो आसानी से नहीं होता, लेकिन ये सर्वर की सेटिंग अगर यही अगर हमने कमांड प्रॉम्प्ट से करनी है ना इन चीज़ों की, तो वो कैसे करनी है, उसके लिए अब कॉन्फ़िगरेशन ये बात हो रही है एसपी कॉन्फ़िगर की, ठीक है जी। तो
द नेम ऑफ द इंस्टेंस लेवल सेटिंग, मिनिमम मैक्सिमम, यानी अगर कमांड प्रॉम्प्ट से आपको मेमोरी सेट करनी है या मैक्स डॉप सेट करना है या वो चीज़ें, तो वो थोड़ा देखेंगे। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन जितनी चीज़ें हैं वो सारी कमांड प्रॉम्प्ट से हो जाती हैं। मैं अभी कुछ भी नहीं रन कर रहा, अभी मैंने कुछ नहीं रन किया, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एसपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है? ये कमांड रन कर रहा हूँ। ऊपर वाली अभी रन नहीं की, एडवांस ऑप्शन वाली। तो इसमें आप देखेंगे कितनी है, 25 रोज़ हैं और 25 रोज़ में ये वही मिलती-जुलती सेटिंग है जो हम अभी देख रहे थे वहाँ पे, ठीक है? नेस्टेड ट्रिगर का भी देखा था, वो मिलती-जुलती चीज़ें हैं वहाँ, रिमोट एक्सेस का या, तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन 25 हैं। अब हम इसको अगर ये रन करते हैं शो एडवांस ऑप्शन देन रिकॉन्फिगर, अब हम क्या करेंगे, 25 रोज़ हैं देखिएगा। अब मैंने जैसे ही ये रन किया और उसके बाद मैंने ये सारी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू सारी सेटिंग देखी तो 83 पे चली गई। 83 माइनस 25 तकरीबन जो है ये 58 ज़्यादा हो गई हैं। तो ये जो है, ये ऑप्शन ना इसमें बढ़ गया, एडवांस ऑप्शन आ गई हैं। वो सारी का कुछ ना कुछ फ़ायदा है, इन पे हम डिस्कस करते रहेंगे। जैसे न्यूमन नोड का वहाँ भी देख रहे थे, ये सीएलआर एनेबल्ड, ये C2 ऑडिट की भी ऑप्शन देखी थी कल आपने इस किस्म की, तो सारी ऑप्शन जो है ना इसमें दिखाना शुरू कर देता है। हम बारी-बारी देखते हैं चीज़ों का थोड़ा बहुत। ये हमने ग्राफिकली देखा था प्रोसेस एंड मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन का, प्रोसेस एफिनिटी का, ठीक है। अच्छा, प्रोसेसर मेमोरी का तो पता है, मैक्सटॉप का भी मैंने समझाया था आपको। ये मैक्सटॉप क्या है हस्सान? कोई भी बता दे जिसमें को याद होगा। मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म ये है कि अगर हम अपना कोई प्रोसेस क्वेरी रन कर रहे हैं तो नॉर्मली तो वो अपनी मर्जी से, हमारे पास अगर एक से ज्यादा कोर है तो वो अपनी मर्जी से यूज करेगा, लेकिन अगर हमने डिफाइन कर दिया ना तो फिर जितने है ना, 4 है तो 4 यूज करेगा। चारों के चारों प्रोसेसर की जो कोर हैं वो क्वेरी को रन करने के करेगा, उससे आप कई बार जो है ना स्पीडिंग फास्ट हो जाती है। तो वो मैक्स डिग्री ऑफ पैरेलल में, खैर इसकी आगे चीजें आएंगी तो मजीद देख लेंगे। प्रोसेसर एफिनिटी की बात हुई थी। बाय डिफॉल्ट योर इंस्टेंस विल बी एबल टू यूज ऑल द प्रोसेसर कोर विद इन योर सर्वर। वो अपनी मर्जी से सारे प्रोसेसर कोर यूज करेगा। सो फिजिकल प्रोसेसर, हम जो फिजिकल जैसे हमारे डेस्कटॉप में भी होता है, वो सॉकेट कहते हैं उसको, वैसे जो लैंग्वेज कहा जाता है। अच्छा, उसके अंदर मल्टीपल कोर होती हैं, जैसे जनरेशन 10 में जो है ये i7 की 4 कोर आनी शुरू हो गई थी। 2 कोर तो होती है नॉर्मल, जितना आपका लैपटॉप आप देखेंगे उसमें बता रहा होता है। अब मैंने इसको 4 कोर दी हुई हैं, खैर वर्चुअल दी हैं, लेकिन ये दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे ये जो है 4 वर्चुअल प्रोसेसर 4 बता रहे हैं, समझे, 4 1 सॉकेट है। खैर ये वर्चुअल में है। If you use processor affinity, however, specific processor core will be aligned with your instance, ठीक है। आप क्या करते हैं, अलाइन कर देते हैं कुछ जो प्रोसेसर, एंड these will be the only core that the instance has access to. There are two main reasons for limiting your instance in this way, कि आपके पास अगर वो 4 हैं तो 2 कोर या 2 प्रोसेसर आपने लिमिट कर दी। When you have multiple instance running on the same server, अगर आपको 2 इंस्टेंस रन कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि 2 जो कोर्स हैं वो एक इंस्टेंस पे हो, 2 एक और क्योंकि, ठीक है। SQL सर्वर का इंस्टेंस मतलब SQL सर्वर का एक पूरा इंजन अलग से इंस्टॉल हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही होगा, विंडोज तो एक होगी, लेकिन यह है कि उसमें अगर 2 या 3 या 4, 16 तक जा सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, 16 था पहले। तो उसमें इंस्टेंस आप फिर वो डेडिकेशन पे बात आएगी। आपको पता है बड़े-बड़े सीपीयू होते हैं, उनकी कोर्स 64 तक जाती हैं, इस तरह ज़्यादा भी हार्डवेयर नया से नया आ रहा है। इफ यू यूज़ प्रोसेसर हाउएवर स्पेसिफिक कोर विल बी, ठीक है। ये तो बात हो गई, ठीक है। इमेजिन इफ यू हैव अदर सर्विस रनिंग, इसी तरह अगर आप और सर्विस रन कर रहे हैं सेम
पे SSIS या उनके लिए डेडिकेट करने की जरूरत पड़ जाएगी, सही है। into the database engine, however when SSA package run they run in a separate DTS host, ठीक है जी। Okay, do not invent to SQL for some virtual environment, use a technique called oversubscribed processor. This means that more cores are allocated to guests that actually exist in the physical host. अब हमारे पास फिजिकली होस्ट जो है 2 कोर का प्रोसेसर है, उसके अंदर मैंने ये लैपटॉप मेरा एक मिसाल दे रहा हूँ या 4 का, बट मुझे वो अगर दिखा रहा है 8 तो वो मैं ज्यादा देने की कोशिश करता हूँ, तो ये उसको कह रहा है कि आप जो ओवर सब्सक्राइब कर देते हैं। व्हेन दिस इज केस यू शुड नॉट यूज प्रोसेसर एफिनिटी बिकॉज नुमा नॉन यूनिफाइड मेमोरी एक्सेस बाउंड्री विल नॉट बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो उस सूरत में आप एफिनिटी यूज मत करें, मत प्रोसेसर डेडिकेट करें उसके लिए, वो के भी अलग-अलग, फिर आप उसको अपनी मर्जी से यूज करने दें उसको, क्योंकि उसने मेमोरी के साथ फिर खुद पार्टीशन बनानी होती है। चलें, ये कुछ ना कुछ तो आपको एफिनिटी की समझ आ गई कि बेस्ड ऑन आप जो है जो है आपका जैसे इंस्टेंस है उसके लिए आप अलहदा से एलोकेट कर रहे हैं, 4 अगर कोर हैं तो 2 कर दी उसको 2। तो इस पे बस ठीक है, ये ज्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं है, आगे वो पढ़ा रहा है बिट में, सही है, चलने दे आगे। अच्छा, अगर कह रहा है आपको, एक तो था ग्राफिकली हमने देखा था यहाँ पे, ये आप देखते हैं, तो ठीक है जी। प्रोसेसर का एक तो ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है जी। और एक जो है आपको यहाँ से, अगर आपने, अच्छा कमांड याद रखिएगा कि कमांड प्रॉम्प्ट में आपको ज्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस तरह भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन वो हमने इसको ज्यादा आज तक डील नहीं किया क्योंकि हम ना डेडिकेट ही कर रहे होते हैं उस हिसाब से, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद है। आजकल ये वर्चुअलाइजेशन में समझें, ये अब उतना चीज नहीं रही। जब पहले बड़े हार्डवेयर, पहले जो है वर्चुअलाइजेशन क्लाउड से पहले जो है ज्यादा फोकस चला गया था सबका बड़ा हार्डवेयर लाने पे, तो उस सूरत में जब बड़ा हुआ हार्डवेयर आता तो उसमें बांटते थे। अभी खैर मैंने, हमें आज तक जरूरत नहीं पड़ी इसको सेट करने की, लेकिन सेट करने के लिए फिर आप पढ़ सकते हैं एफिनिटी मास्क, आइडिया आ गया इसको, फिर इसको मजीद डिटेल में बंदा पढ़ के टॉपिक के हिसाब से कर सकता है। उसकी वजह से नहीं, आम उसमें हमें आज तक नॉर्मली काफी एनवायरनमेंट में काम किया, जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मैक्स डॉप की पड़ी है, वो मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म आगे भी अभी आ भी जाएगा, ये बता दें। हाँ, सेट प्रोसेस एफिनिटी सीपीयू इक्वल टू 0 to 3 से अल्टर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन सेट प्रोसेस एफिनिटी नुमा नोड 0 to 4, इस तरह आप कमांड से भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, मैक्स डॉ विल सेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर दैट विल बी मेड अवेलेबल टू ईच इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्वेरी। क्या आप अगर एक क्वेरी को रन करना चाह रहे हैं, इवन आपको हिंट भी दे सकते हैं, खैर उसमें हमने इसको बहुत यूज किया है कि भी आप जो हैं, एक तो है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने ऊपर रहने दो, और एक ये है कि नहीं, अगर आपकी हर क्वेरी जो आप चाहते हैं 8 के 8 आपके जो प्रोसेसर हैं उस क्वेरी को हैंडल करें, तो जब हाईली जहाँ पे डिमांडिंग होती है वहां पे आप कर सकते हैं, हैवी यूटिलाइजेशन होती है, तो वो सारे के सारे प्रोसेसर को रिस्पॉन्स जल्दी आएगा उसका, अगर वो खुद सेलेक्ट करे तो शायद एक ही सीपीयू लेके रन कर रहा हो, ठीक है। और ये मैक्स डिग्री का कल बताया था आपको, ये यहाँ से आप ग्राफिकली तो देखा था, कमांड के थ्रू ये है उसका, आपने कमांड रन करनी है, तो आप इस तरह मैक्स डिग्री ऑफ पैरेलल यू कैन आल्सो कैन बी यूजिंग एसपी कॉन्फ़िगर, जिसके थ्रू वैसे करना, तो यहाँ मैक्स डॉप आपको दिखाया था। हाँ जी, ये ही मैक्सिमम वर्ग थ्रेड यही आता है, और यहाँ पे वो बता मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म का यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं, अगर लिमिट द नंबर ऑफ प्रोसेस टू यूज इन पैरेलल है तो जितने, ये इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें सिंपल तरीके से कि अगर एक खेत में आप नकाश करते हैं दो मजदूर या कुछ भी चीज है, तो वो एक महीने में करेंगे, अगर आप 4 मजदूर लगा देंगे तो दे विल फिनिश देयर वर्क इन 15 डेज। तो यही है कि आप ज्यादा मजदूर प्रोसेसर ज्यादा बढ़ा देंगे तो आपके जो क्वेरी का जो टाइम है वो जल्दी, कोई 1 मिनट ले रही है तो वो आधे मिनट में जो है रिस्पॉन्स ला के दे दें या उससे भी जल्दी। इसलिए हम ये चीजें ना बहुत ज्यादा आगे बैकअप्स में कई चीजों में यूज भी करते हैं हम।
और उसी को अगर कमांड के थ्रू चेंज करना है तो वो आपकी अगेन डिपेंडेंट ये है कि आपके पास जो सर्वर पे हमारे पास अवेलेबल क्या है, उतना ही आप उससे ज्यादा देंगे तो फायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये है कि ये बांटेगा। अब ये जो कॉस्ट थ्रेशोल्ड फॉर पैरेललिज्म है, वो इससे इस तरह लिंक है कि आप जब ऑप्टिमाइजर जब क्वेरी जब रन करेगी ना, तो उसमें वो देखेगा कि कितनी देर बाद उसको पैरेललिज्म पे जाना चाहिए। ठीक है, आप बात समझना। ये जब वो कि कॉस्ट थ्रेशोल्ड के आपकी क्वेरी अगर एक मिसाल देते हैं 5 सेकंड से ज्यादा ले रही है, तो फिर आप चारों सीपीयू, अगर आपने 8 आपके पास प्रोसेसर हैं तो 8 के 8 को लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी क्वेरीज के लिए जो 1 सेकंड के अंदर रन हो रही है, 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर, तो वो उस सूरत में आपको जो है ना, यहाँ पे जैसे इसने अब यहाँ पे 10 दे दिया है, तो वो 10 सेकंड के बाद इट विल कंसीडर, कि उसके बाद वो कंसीडर करेगा कि ये जो इससे 10 सेकंड से ज्यादा क्वेरी जो टाइम ले रही है, वो उसको रिक्वायरमेंट है मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म की। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आपने देखा था, जो मैक्स डिग्री कमांड के थ्रू भी है और यहाँ पे भी। ठीक है, ये इसके साथ ही आ रहा है यहाँ पे ना, कॉस्ट थ्रेशोल्ड फॉर पैरेललिज्म, इसका भी क्लियर हो गया। ठीक है। सर ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा? जी जी, वो पैरामीटर देंगे तो ऑटोमेटिकली करेगा, ये हम खुद डिफाइन करें। सही है। ओके सर। मिनिमम मैक्स मेमोरी का कल मैंने वो दिखाया था। ठीक है, तो अच्छा, ये ना मैं थोड़ा सा अभी इसमें आर्किटेक्चर पे बात करेगा, मैं बता दूं। वैसे तो आपने यहाँ देखा था मिन मैक्स मेमोरी का, ये देने का, इसको आप कमांड के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ शायद ये अभी आर्किटेक्चर दिखाएगा, वो भी देख लेते हैं इसमें। ठीक है, ये तो हमने कल देख लिया था कि क्या करना था, इसको चुने आगे थे मल्टीपल से। अच्छा, मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो उस सूरत में, लेकिन मैं हम आजकल वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में या इसमें हम ना अवॉइड करते हैं कि भाई हम जो है जो मल्टीपल ज्यादा, एक से ज्यादा इंस्टेंस रखें। लेकिन फिर भी है तो उसके लिए वही कह रहा है कि आप अगर आपके 32 GB मेमोरी है तो 4 GB छोड़ दो ओएस के लिए, और अगर आपके पास 2 इंस्टेंस है तो 28 GB 14 दे दो। लेकिन अगेन रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा है तो फिर आप रैम 32 GB से बढ़ा के और बढ़ा दें। वर्चुअलाइजेशन में यही तो फायदा है कि रैम जो है, आप जो मेन होस्ट है जिसमें टेराबाइट्स ऑफ रैम होती है, उससे एलोकेट कर सकते हो ऑन द गो वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मशीन में। जैसे आपने अभी वर्चुअल बॉक्स खुद इंस्टॉल किया हुआ है, इसकी मेमोरी बढ़ानी हो तो कुछ भी नहीं है, आपको खाली थोड़ा सा यानी उसका साइज बड़ा कर देना। मेरे पास 32 GB रैम है, मैंने 8 GB दी हुई है मेरे लैपटॉप में जो वर्चुअल बॉक्स में, मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। तो अगर वो कह रहे हैं कि इससे आप मेमोरी को भी एलोकेट करोगे उनके लिए, तो ये फायदा होगा कि दूसरों का नहीं खाए, वरना एक ही इंस्टेंस सबकी ले जाएगा, दूसरे को अवेलेबल नहीं होगी, एरर देना शुरू कर देगा। ये एक फार्मूला दे के बता रहा है कि इस तरह कर लो, मेमोरी जो है सिलेक्ट फिजिकल मेमोरी है वो, लेकिन वो सिंपल एज दैट कि आप जो है ना मिनिमम सर्वर, आपको टोटल मेमोरी पता है, उस हिसाब से आप देख लें। ये तो उसने बकायदा वो जो है ना पूरी रूटीन बना के बता दी। सही है। यू नो योर सिस्टम बेटर, जो आप प्रैक्टिकल जो आपका यूज हो रहा है ना उसको देखा जाए। ये भी फार्मूले हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मैं रिकमेंड नहीं करता, आप अपने जो सिस्टम के खुद देखें। अच्छा, ट्रेस फ्लैग की बात हो रही थी। ठीक है जी, टू सेट फ्लैग ग्लोबली इट आल्सो रन ऑन। अच्छा, ये ट्रेस फ्लैग ऑन होने से क्या हो जाता है, जो हमारे पास ये जो है ना, यहाँ पे हमने कल देखा था, ये जो लॉग में ना थ्रो करना शुरू कर देता है। अभी तो लॉगिंग हो रही है कुछ ट्रेसेस की, ठीक है, हर चीज की नहीं, लेकिन काफी चीजों की हो रही है कि अभी जो चीजें हैं इसने डिफॉल्ट। लेकिन उसके अलावा हम भी जब सर्वर प्रिपेयर करते हैं ना, तो कुछ हम भी ना अलर्ट्स ऑन कर देते हैं, तो ट्रेसिंग आती है, वो आपको ऑडिटिंग में फायदा देती है। इस यहाँ भी आ जाती है, वो देख लेते हैं आगे। ठीक है, ये ट्रेस फ्लैग ऑन कर रहे हैं इवन विद ग्लोबल स्कोप। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेस फ्लैग ऑन करने का ना, ये आपने जो है यहाँ पे दे देना शुरू में। यहाँ पे अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि ट्रेस फ्लैग यहाँ पे बता भी रहा है, इससे भी पता चल जाएगा आपको। आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाएं, सीक्वल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाएं,
प्रॉपर्टीज में इसमें स्टार्टअप पैरामीटर्स में यहाँ पे आपने अगर ट्रेस जैसे ये फ्लैग बता रहा है ना कि भाई आप -T809, ठीक है जी, ये बड़ा करके आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो है ये बता रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी थोड़ा सा, ये -T809, ठीक है जी, तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। ये ट्रेस फ्लैग आपने ऐसे ऐड कर देना है, तो वो ट्रेसिंग किस लिए कर रहे हैं वो अब आप हम उस पर बात कर लेते हैं। इस तरह मुख्तलिफ ट्रेस फ्लैग हैं, वो आप अनेबल कर सकते हैं ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए। इसमें are switches within SQL that can be used to toggle functionality on and off within the instance. They can be set at the session level or they can be applied on the instance globally. So all DBC trace not all trace flags can be set the session level. तो कुछ को हम ऐसे करना पड़ता है सेशन लेवल जब आप विद इन जो है उसमें रन कर रहे होते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर, और अगर सर्वर लेवल पे जैसे अभी मैंने ट्रेस फ्लैग जो है उसमें बताया कि आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब ये मुख्तलिफ ट्रेस फ्लैग हैं, नॉर्मल रूटीन में इनकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब एडवांस लेवल पे आपको काम करना होता है, जैसे हम trace DBCC trace on to set trace flags globally. It also turns on 1 to 1 for the current session only. Disable lock escalation based on memory pressure or number of locks. ठीक है. The script then use DBCC trace status to show the status of the flag before finally using DBCC. तो ये अभी आप ना DBCC पे जब आएंगे तो मजीद आपको समझ आएगी, लेकिन अभी ये समझ लें कि ट्रेस जो है फ्लैग को कैसे अनेबल किया जाता है, ये बाद में फिर रिपीट होगा, अंदाजा होगा। is used here for the purpose of demonstrating DBCC trace. However, it may cause an excessive number of locks and should be used with extreme. It may even अच्छा ये ट्रेस वाला से कहता है कि आपका और लॉकिंग है बढ़ने का चांस है, तो इसको आप अवॉइड करें। इवन विद ग्लोबल स्कोप इज दैट सेटिंग, क्योंकि ये जो डिफॉल्ट है उसको रहने दें अनटिल अनलेस आपको रियली कोई रिक्वायरमेंट आए तो उस वक्त आप यूज करें। ऑन विंडोज सर्वर कोर, ये विंडोज सर्वर कोर मतलब जो कमांड लाइन में है उसमें, तो उसमें आपको ये कैसे सेट करना है उसमें बता रहा है। उसमें तो GUI नहीं होगा आपका ये करना, तो उस सूरत में एक कमांड बता रहा है कि कैसे सेट करना है। ठीक है। ट्रेस फ्लैग व्हेन यू आर परफॉर्मिंग बैकअप यूजिंग बैकअप कम्प्रेशन SQL सर्वर algorithm used to allocate a defined percentage. ये अगर ट्रेस फ्लैग लगाना है the backup, this gives you a performance advantage over growing the size of the backup file on the fly. ये बहुत ज्यादा है, आप जब जरूरत पड़ती है तो उसको देख लेते हैं, लेकिन चलें इसकी जो है जब रिक्वायरमेंट आएगी तो आप जो है ना जैसे कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है उस सूरत में कहते हैं कि फलां ट्रेस फ्लैग जो है अनेबल करके देखो, उससे आपको जो है क्या फायदा होगा, तो उस सूरत में आपको फिर जो आपका टास्क स्पेसिफिक है वो अनेबल कर लेते हैं। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आप कतई भी ये ट्रेस फ्लैग वगैरह अनेबल नहीं करते अनटिल अनलेस देयर इज एन इशू कमिंग। ठीक है। एरर लॉग विच यूज, अच्छा यहाँ पे हाउएवर यहाँ पे क्या कह रहा है, ये फ्लैग will be recorded in the SQL Server log। But अभी हमने देखा जब भी आप बैकअप लेते हैं, ये जो ये तो खैर इसका तो बैकअप लेने पे भी यहाँ पे ना इसका आएगा जो है लॉग आएगी। यहाँ पे हमने बैकअप अभी यहाँ पे नहीं ना, मैं अभी कोई बैकअप का यहाँ पे कमांड नहीं रन की, तो मैं बैकअप लेता हूँ, अभी देखते हैं आता है। लेट्स सपोज मैं इसका बैकअप लेता हूँ। बैकअप लेने के लिए ये कह रहे हैं बैकअप पे क्लिक करें, उसकी जो लोकेशन है ये डिफॉल्ट इसने दी हुई है, यू कैन चेंज इट। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ बस जो पाथ दिया हुआ है, वरना रिमूव करके मैं अपनी मर्जी से वो भी चलेंगे। फुल बैकअप ले रहा हूँ फिलहाल। मीडिया ऑप्शन देखनी है आपने तो ठीक है, मैं नॉर्मली ओवरराइड क्यों करता हूँ, लेकिन क्योंकि पहले से अगर कोई फाइल पड़ी उस तरह की तो मैं क्या करूँगा, फुल बैकअप ले रहा हूँ। बाकी बैकअप्स पे बात होगी, लेकिन अभी फुल बैकअप ले रहा हूँ। इन सब पे पॉइंट्स पे आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्क पे ले रहे हैं, टेप पे नहीं ले रहे। आपने जहाँ लेना चाह रहे हैं ना वहाँ का पाथ दे दें। बाय डिफॉल्ट ये किस लोकेशन पे जाएगा, जो लोकेशन आपने यहाँ दी हुई है, जो लोकेशन बैकअप्स की आपने यहाँ पे दी हुई है डेटाबेस सेटिंग में, बाय डिफॉल्ट ये वो लोकेशन रखे। हम अपनी मर्जी से कहीं और लेना चाह रहे हैं तो फिर उस सूरत में हम कहीं भी ले सकते हैं। फिलहाल चले मैं ये फाइल का नाम दे देता हूँ, क्या है डेटाबेस का नाम,
T-SQL v4, ठीक है जी। तो नॉर्मली हम क्या स्टैंडर्ड रखते हैं, T-SQL v4, और मैं डैश या अंडरस्कोर करके ना हमने 2022 12/21 डेटा डॉट बैक, हम ना ये स्टैंडर्ड के नाम डेटाबेस का और जिस डेट को ले रहे हैं बैकअप, मैंने इस तरह किया, ओके किया, ये हमारी ये डेटाबेस का बैकअप हो गया, ठीक है जी। इसको मैं कहीं भी उठा के कहीं और जाके रिस्टोर कर सकता हूँ। अच्छा, बड़ा बैकअप सिंपल हो गया। अब हम जाएंगे इसकी जो ये नहीं, यहाँ की इसकी जो लॉग हैं, इसमें रिफ्रेश करके देखेंगे कि अभी क्या बैकअप किया, ये इंफॉर्मेशन देखिए। मैंने बैकअप लिया, उसने बताया कि भी ये बैकअप हुआ है, ठीक है। तो हमें इंफॉर्मेशन आई है, तो वो क्या कह रहा है कि जब आप बुक के मुताबिक by default every time you take a backup, a message will be recorded in the SQL Server log. If you take frequent log backup, then this can very quickly cause so much noise in the log, क्योंकि log backup भी आपको पता चल जाएगा क्या होता है फ्यूचर में। लेकिन ये बैकअप का तो सिंपल समझ आया होगा आपको, सीधा सीधा फुल बैकअप किया एक डेटाबेस का। issue can become more difficult, तो उस टाइम पे क्या कह रहा है कि if this is the case, then you can turn on trace flag 3226. This will cause successful backup to be suppressed in the log. अगर आप ये कर देंगे तो क्या करेगा, ये आपका जो बैकअप का मैसेज है रिमूव कर देगा, सप्रेस करेगा, क्योंकि आप मजीद चीजें देखना, रिजल्टिंग इन अ स्मॉलर मोर मैनेजेबल लॉग। अनदर मेथड ऑफ अवॉइडिंग नॉइज वुड टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट विच वी यूज रीड एक्सपी रीडर लॉग है, इसके थ्रू भी आप ना लॉग को रीड कर सकते हैं। ये तो हम यहाँ देख रहे हैं ना लॉग, इसको रीड करने के लिए आप प्रोसीजर से भी हम कर सकते हैं। मैं इसको बकायदा यूज भी किया हुआ है, सर्च भी करना हो तो क्वेरी से, कमांड T-SQL से आप पूरा देख भी सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स है एक, ये अभी जैसे मैंने दिखाई कि आप चाह रहे हैं कि जो बैकअप का मैसेज आ रहा है वो ना आए, तो यू विल डिसेबल दैट फ्लैग बाय रनिंग दैट। Tight control visibility of metadata. User can only view metadata for objects they own or where they have explicitly been granted permission to व्यू मेटाडेटा, ठीक है। दिस मेथड ऑफ, इस तरह के ट्रेस फ्लैग हैं, मैं इन पे ज्यादा नहीं, पोर्ट फायरवॉल्स हैं, प्रोसेस ऑफ इस पे चलने दें। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया ना, यहाँ तक आ गए, ट्रेस फ्लैग की बात हो गई। और काफी किस्म के हैं, लेकिन इसमें मैं रोक रहा हूँ। ट्रेस फ्लैग आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह की आप चीजें ढूंढ सकते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन देखें, कोई भी जब स्पेशल टास्क होगा तो ढूंढ लें उसमें, फिर उस हिसाब से ट्रेस फ्लैग जो आपको अनेबल या डिसेबल करना कर लीजिएगा। रिक्वायरमेंट जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम ये ट्रेस फ्लैग अनेबल नहीं करते। कॉन्सेप्ट आ गया अभी ट्रेस फ्लैग, देयर इज समथिंग हाउ टू अनेबल ऑन सर्वर लेवल, और वैसे ठीक है जी, क्या बेनिफिट है थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अच्छा, पोर्ट्स एंड फायरवॉल्स, व्हाट इट इज लाइकली, इसके बारे में किसको पता है? पोर्ट्स के बारे में किसको पता, फायरवॉल के बारे में किसको पता है? तो अगर किसी को पता है सही तो बताए, नहीं है तो फिर कोई एक भी ना कर दें। सर आप नहीं बता सर दो। सर नहीं अच्छा, पता। याद रखें कि जो आपका जो विंडोज है या कोई भी है आपका, चाहे लिनक्स है, तो एवरी प्रोसेस रनिंग ऑन सम पोर्ट, तकरीबन ये 27,000 होती हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन दैट इज, यानी वो एग्जैक्ट आप देखेंगे ना पोर्ट्स, तो उसकी एक रेंज है पोर्ट्स की। इस एक और कोई भी एप्लीकेशन किसी पोर्ट पे रन होती है, बगैर पोर्ट के रन नहीं होती। अगर वो एप्लीकेशन, आपको याद है मैंने टेलनेट इंस्टॉल करवाया था, यस सर, टेलनेट को क्लिक किया था हमने, हाँ, वो चेक किया टेलनेट था। इसलिए है कि पोर्ट चेक करनी है क्या क्या सर्वर पे रन भी हो रही है कि नहीं भाई, पहली तभी तो कनेक्ट हो सकेंगे। तो वो पोर्ट पे अगर किसी को भी आपने एप्लीकेशन को, नॉट ओनली SQL सर्वर, कोई भी एप्लीकेशन उसको चेक करना है तो उसकी पोर्ट चेक करनी है कि वो पोर्ट पे रन हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। और यू कैन चेंज द पोर्ट एज वेल। हम SQL सर्वर की मैं डिफॉल्ट पोर्ट 1433 है, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली अभी जो इंस्टॉल किया 1433 है, लेकिन नॉर्मली हम कस्टम पोर्ट अपनी चेंज कर देते हैं इसको। जैसे उसका ये फायदा है कि कोई कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो डिफॉल्ट पोर्ट पे तो उसको पता है, लेकिन कस्टम पोर्ट मैंने अगर चेंज की हुई है तो हम हार्डर करते हैं हैकर के लिए, किसी भी जो डेटा चुराने वाले के लिए, किसी के लिए भी, कि भी डिफॉल्ट चीजों निकाल के कस्टम चीजें रखें, ताकि वो कनेक्ट हो तो उसको डिफॉल्ट पोर्ट पे ना मिले, वो SQL सर्वर रन ही नहीं होगा। तो हर एप्लीकेशन, नॉट ओनली SQL सर्वर, कोई भी आप जो इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में, इट इज रनिंग ऑन सम पोर्ट, ठीक है जी, वो किसी भी OS में इवन, ठीक है।
अच्छा, अब फायरवॉल जो है इन्हीं की बेस पे चीजें होती हैं। फायरवॉल हमारी विंडोज की फायरवॉल भी होती है, नॉर्मली थर्ड पार्टी फायरवॉल यूज की जाती हैं, फोर्टीनेट है, काफी है इसके ना। तो वो डिवाइसेस लगा दी जाती हैं और उससे क्या फायदा होता है कि एक तो बाहर से कोई कनेक्ट हो रही है इंटरनेट से, वो सारी ब्लॉक कर दी जाती है ट्रैफिक। अगर विद इन हो रहा है आपके एनवायरनमेंट में, नेटवर्क में, तो सिर्फ वो पोर्ट ओपन की जाती हैं। आईपी एड्रेस तो पता ही है, मैंने बताया था कि एक तरह का नाम होता है, स्पेशल नाम। एक तो होता है मशीन का वैसे, लेकिन आईपी एक एड्रेस होता है उसका, नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, तो ये चीज तो आईपी तो उसकी रहेगी, लेकिन पोर्ट जो है और ये दोनों चीजें मिला के फायरवॉल में इनको जो है रोक दिया जाता है कि अभी डेटाबेस सर्वर को हर एक को एक्सेस नहीं देंगे, सिर्फ उनको पहले इजाजत लेंगे, फिर उस पर आप वो कनेक्ट हो सकें। तो खैर अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रही होगी, बट ये है कि आपने एक्सेस भी नहीं कर सकते उसको, अगर पोर्ट ओपन नहीं की, फायरवॉल से ब्लॉक किया हुआ है, तो यू कैन नॉट एक्सेस इवन। आएंगे इसमें मजीद समझ आती जाएगी। तो प्रोसेस ऑफ ये और ये याद रखें, इसी पे कम्युनिकेशन होती है जो पोर्ट पे ना, टीसीपी आईपी ट्रांसपेरेंट कंट्रोल, और ये ठीक है। तो रनिंग ऑन विंडोज विस्टा, विंडोज सर्वर 2008 और हायर एनी हो। सर हैकर्स डिफरेंट पोर्ट्स को चेक नहीं कर सकते? देखिए आप बात नहीं समझे। अगर आपने घर का दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो चोर के लिए आसानी है। लेकिन अगर आपने दरवाजे पे कुंडी लगा दी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दरवाजे पे लॉक लगा देंगे, थोड़ा और टफ हो जाएगा। दरवाजे पे 2 कुंडियां, 2 लॉक लगा देंगे, दरवाजा अच्छी क्वालिटी का लगा देंगे, तो यू आर मेकिंग टफर, यू यू आर ट्राइंग टू अवॉइड। ठीक है, तो यही चीज है कि आपने डिफॉल्ट की बजाय कस्टम करनी है। तो उसको मैंने आपको पता है, पासवर्ड आप कम्प्लेक्स रखें कि जो है ना 3 से 4 करेक्टर तक का वो इजीली हैक हो जाता है। लेकिन अगर ये 7-8 करेक्टर का हो जाए ना, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एथिकल हैकर थे हमारे साथ, वो बता रहे थे पूरा कि भी उसके लिए जो हमें वो रन करना पड़ता है उसको हैक करने के लिए, या तो उसको कई दिन चाहिए, फिर उतनी प्रोसेसिंग उसने वो रैंडम ट्राइस करेगा। तो आपने डिफिकल्ट करना होता है। ये तो आप नहीं कह सकते कि भी नहीं हो सकता, तो यू हैव टू सिक्योर योर सिस्टम। इसलिए पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रखे हैं, अपर केस, लोअर केस। आप कहेंगे 1 2 3 भी पासवर्ड है और कॉम्प्लेक्स भी पासवर्ड है, जो पता चल गया। नहीं भाई, वो गेसिंग के अलावा भी उसने अगर कोई सॉफ्टवेयर भी यूज किया तो उसको प्रॉब्लम होगा। अगर आपने 1 2 3 रखा हुआ है, राह चलते किसी ने देख लिया तो उसको पता चल गया पासवर्ड है, लेकिन आपने इंतहाई कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखा हुआ है जो आपको खुद भी याद करना मुश्किल है, तो गुजरते हुए किसी की नजर भी पड़ेगी तो वो पासवर्ड आपका याद नहीं रख सकेगा। ठीक है। यस सर। तो यही फार्मूला हर जगह इस तरह कर रहे हैं हम। इफ यू विश क्लाइंट टू एक्सेस द इंस्टेंस via name type as opposed to TCP, the SQL server will communicate over port 445 पे करता है, क्योंकि ये, लेकिन जब आपके बाहर से कोई कम्युनिकेट करेगा वो TCP IP ही है। पूरी दुनिया में यही एक स्टैंडर्ड है, ये थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल है, ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। आप लिनक्स में, यूनिक्स में, विंडोज में कहीं भी करें तो TCP IP प्रोटोकॉल ही यूज हो रहा था। फिर और भी है प्रोटोकॉल्स, लेकिन सबसे हैवीली जो है ना ये यूज होता है। और हम 1433 हम देखेंगे पोर्ट्स रिक्वायर्ड बाय SQL सर्वर कौन कौन सी चाहिए होती हैं जी। 1433 मैंने बता दिया, इसको हम चेंज करके भी देखेंगे जो हमारा अपना, विच इज द पोर्ट रजिस्टर फॉर SQL सर्वर इन इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। मैनी DBAs चूज टू चेंज दिस पोर्ट नंबर, हाउएवर फॉर एनहांस सिक्योरिटी। ये अब वही बात कर रहा है। एन अटैकर विल नो दैट यू आर लाइकली टू हैव इंस्टेंस रनिंग ऑन पोर्ट 443। ये 1433 पूरी दुनिया को पता है माइक्रोसॉफ्ट की डिफॉल्ट पोर्ट है। ठीक है जी, इसने बुक में बताया हर जगह। विल देयरफॉर नो विच पोर्ट टू अटैक, उसको पहले ही पता है कि मैंने कौन सी पोर्ट को अटैक करना सीधा आगे। ठीक है, अब वो हजारों में पोर्ट्स हैं तो अब एक का पता है, लेकिन अगर हमने चेंज कर दी तो उसको गैस करना पड़ेगा। इन स्मॉलर स्टेट अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर्स मे बी अ गुड आइडिया टू ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ obfuscation, यानी थोड़ा सा आपने टफ ही बनाना है उसको इन लार्जर एंटरप्राइजेस। However, you will need to consider the impact of operational supportability. For if each instance has a different port number, you will need a method of recording it. यार अगर एक से ज्यादा इंस्टेंस होंगे तो होगा, लेकिन हम तो भाई मेंटेन कर रहे हैं और स्टैंडर्ड हमने डिफॉल्ट रखते ही नहीं। क्योंकि जब भी सिक्योरिटी वाले आके रन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वो ये भी हम, यानी मैंने अपने डेटाबेस सिस्टम को ऐसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि अगर सिक्योरिटी, मैं ना इनकी वेबसाइट है CIS, सेंटर ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, वहाँ एक बेंचमार्क होता है, वो पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करता हूँ
और उसको पूरा अप्लाई करता हूँ अपने एनवायरनमेंट में, क्योंकि जब वो आएंगे सिक्योरिटी ऑडिटिंग वाले तो वो आके वो भी यही रन कर रहे होते हैं, ये चीजें हैं नहीं है। तो वो बजाय कि मुझे आके कोई बताए कि मेरी डेटाबेस में ये लूप होल है, मैं पहले से ही उसको ठीक क्यों ना कर लूँ। इसलिए मैं वो सारे स्टैंडर्ड कंप्लाई करता हूँ अपने सर्वर पे इंस्टॉलेशन के बाद, जब तक मुझे इंस्टॉलेशन तो आसानी से हो जाती है, उसके बाद पूरी चीजें हर चीज स्केड्यूल ये वो करने के बाद मैं हैंड ओवर करता, यानी उसको प्रोडक्शन पे लॉन्च करते हैं। उसका फायदा यही है कि आप, यही तो क्वालिटी ऑफ वर्क है जब आप एक नॉर्मल डीबी अच्छे डीबीएम में कि आपका जो सिस्टम है, फिर उसमें कई चीजें हैं परफॉर्मेंस वाइज और काफी चीजों का ख्याल रखा जाता है, प्रोएक्टिव होता है। और वो ऐसे ऐसे हम खैर इस पे बात करते रहेंगे। जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के दौर में कंपटीशन में यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, ठीक है। ये नहीं कि प्रॉब्लम आया तो फिर रिस्पॉन्स, प्रॉब्लम आने ही नहीं देना, ठीक है। उस पे मैं जो आप उतने अच्छे उतने जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हों, और डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोई आपका कुछ भी ले जाए, डेटा अगर आपका बचा, यू आर सेफ किसी भी कंपनी के लिए पूरी दुनिया। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, दैट्स व्हाई दे आर हाईली पेड। सबसे ज्यादा नॉर्मली ज्यादा तनख्वाह होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, वो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है कि अगर एक उसने डिलीट मारी, गलत मारी, क्योंकि उसी को डायरेक्ट एक्सेस होती है ज्यादा, और किसी को नहीं देते। बाकी तो एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहा होता है, वो पूरा टेस्ट होके आता है, तो जो एप्लीकेशन के थ्रू कोई काम करेगा वही होगा, वैसे नहीं होगा। लेकिन डीबीए को डायरेक्ट एक्सेस होती है, वो कुछ भी उड़ा सकता है, हो जाए गलती कर ले, एक राइट क्लिक डिलीट डेटाबेस हो जाए तो काफी मसले आ सकते हैं। या किसी वजह से भी कुछ भी कर दे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी बहुत ज्यादा है उसका। The IANA Internet Assigned Number Authority is responsible for coordinating the allocation of Internet protocol resources such as IP addresses, domain name, protocol pair and port number of its website. तो कह रहे हैं कि ये डिफॉल्ट पोर्ट जो है उसकी 1433 है। इफ यू इंस्टॉल अ नेम्ड इंस्टेंस ऑफ द configure the instance to use dynamic ports, वो क्या करेगा, डायनामिक पोर्ट्स यूज करना शुरू कर देगा कि वो रैंडम पोर्ट्स होंगी। लेकिन ये अच्छा आइडिया नहीं, हम उसको भी निकाल देते हैं, डायनामिक पोर्ट्स को हम सिर्फ फिक्स कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं the OS will then assign random available the time which is from 49,152 से लेके 65,535 तक रनिंग विंडोज सर्वर 2008 above। ठीक है, इसके मैं ना पोर्ट्स का आपको देखूंगा यहाँ पे कि भी इसकी टोटल कितनी पोर्ट होती हैं वो एक जो है सर्वर का। चेंज दिस विंडो स्टैंड, खैर ये ओएस के हिसाब से कह रहा है चेंज करता जा रहा है मैं इसमें। तो जब नॉर्मली आप करते हैं तो यूडीपी भी एक प्रोटोकॉल है 1433, और टीसीपी 1433 डायनामिक और स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस ओवर नेम्ड पाइप आपका ये यूज करता है। बाकी आप सारे डिसेबल करते हैं, टीसीपी चले बाहर से, कोई मसला नहीं है। 1433 फॉर डेडिकेटेड, क्योंकि डैक होता है, कई दफा होता है कि अगर आप का जो है सीक्वल सर्वर रिस्पांस नहीं दे रहा तो डैक एक डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर कनेक्शन, तो उसके लिए उसने 1434 कनेक्शन पोर्ट रखी हुई है, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर वो रिस्पांस नहीं दे रहा तो पोर्ट विल बी प्रिंटेड सीक्वल सर्वर लॉग सर्विस ब्रोकर। आप ये वेब सर्विस के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे तकरीबन ना ये सीक्वल सर्वर ने फीचर दिया था, हमने एक बार टेस्टिंग की थी इसको, बट ये एपीआई जो हैं ये डेवलपर वगैरह बनाए वही बेहतर है, इसको यूज नहीं करते हम। ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप की जो टीसीपी है, हम मैंने इसकी भी ना डिफरेंट रखता हूँ मैं इसकी, क्योंकि हम एक से ज्यादा अवेलेबिलिटी, एक से इंस्टेंस और एक से ज्यादा अवेलेबिलिटी को तो फिर मैं चेंज करते रहता हूँ। ये डिफॉल्ट है 2450242826, जिस तरह 30 आपका दिला कर लें। फिर इस तरह मर्ज रेप्लिकेशन विद वेब सिंक, रेप्लिकेशन क्या है आगे बात करेंगे, पता चल जाएगा कि डाटा आजकल उसका इस्तेमाल कम हो गया। पहले नेटवर्क जब स्लो होता था तो उसकी रेप्लिकेशन होती थी। उसकी चले मिसाल दे देता हूँ थोड़ा सा रेप्लिकेशन आपको ना, कि पहले जब जो नेटवर्क है इंटरनेट वगैरह ऐसे नहीं होता था इतना पावरफुल, और वो तो रेप्लिकेशन होती थी। मिसाल है लाहौर और कराची में स्टोर्स हैं, दोनों स्टोर्स, तो इसका सर्वर अलग है कराची के स्टोर का, कोई भी आप ले लें, मॉल ले लें, मेट्रो ले लें, कोई भी जो कैश एंड कैरी, तो कराची का सर्वर अलग है और लाहौर का सर्वर अलग है। अब दोनों में आपका जो है स्टॉक पड़ा हुआ है, तो दोनों का कंपनी तो एक ही है। तो क्या होता है कि अगर जो चीज़ यहाँ से सेल होगी तो वो रेप्लिकेशन स्टॉक की सारी डेटा की लाहौर चली जाए, और लाहौर में जो चेंजेस हो रही हैं वो कराची चली जाए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट पे, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूट है आपका एनवायरनमेंट, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ये पड़ा हुआ है। और फिर उसको आप डेटा को रेप्लिकेट कर रहे हैं एक जैसा रखने के लिए कि इधर जो चेंज हो रहा है इधर हो जाए। इस तरह एटीएम पहले ना ऐसे होती थी, लेकिन अब सेंट्रलाइज हो चुका है क्योंकि नेटवर्क बहुत पावरफुल है, इंटरनेट बहुत पावरफुल है। अब तकरीबन जो है ना रेप्लिकेशन जो है तकरीबन मादूम होती जा रही है, वो सिर्फ डेटा वेयर हाउसिंग के लिए या ईटीएल के लिए ज्यादा होती है, जो आपके प्रोडक्शन है। क्योंकि बैंक में तो आप पहले होता था, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर थोड़ा किसी वजह से रेप्लिकेशन नहीं हुई
आपने एक एटीएम से 1 लाख निकाल लिया और आपका टोटल बैलेंस 1 लाख था, आप दूसरी एटीएम पे गए तो आपने फिर 1 लाख अगर नहीं हुआ, ऐसा हुआ भी था कि कुछ ना मिनट लेता था, लोगों ने जिनको पता चल गया कि थोड़ा टाइम लेता है रेप्लिकेट होने में, तो वो भाग के दूसरी एटीएम से जाके निकलवाना शुरू कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट था, रेप्लिकेशन होती। अभी नहीं, सर्वर एक ही है, सेंट्रलाइज है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत पावरफुल है। इवन हम कनेक्टिविटी एक भी नहीं होती, रिडंडेंसी रखती है। इंटरनेट एक लाइन नहीं होती, 2-2 प्रोवाइडर से ले लेते हैं। पाकिस्तान में जैसे प्रोवाइडर है, एक ही अगर कोई मसला आ गया दूसरे का, अगर डाउन होगा तो खैर सारा ही डाउन हो जाएगा। वैसे आप कहते हैं सिस्टम डाउन है, तो वो एक अलग बात है। वरना रिडंडेंसी नेटवर्क लेवल पे, हर चीज लेवल पे कर दी जाती है। उसका ये फायदा होता है कि भाई आपका डेटा जो है ना, आपको ये रेप्लिकेशन का मसला नहीं रहेगा। मर्ज रेप्लिकेशन विद वेब सिंक ये बता रहा है, उस पे ये टीसीपी 21, टीसीपी 80, यूडीपी 137, यूडीपी ये यूज कर रहा होता है। डिबगर के लिए 135 है, डिबग प्रॉब्लम जो है ना, एरर वगैरह के। अच्छा, कॉन्फ़िगरिंग द पोर्ट इंस्टॉल विल लिसन ऑन। अब ये हम ना आपको दिखाते हैं कि अभी कैसे चेंज की जाती है। ठीक है, मैं बताता हूँ। डिफॉल्ट पोर्ट चेंज करते हैं। मैं आ रहा हूँ जी, इसको इसको मैं पास करता हूँ। कहाँ तक बता रहा हूँ? अच्छा, आ यहाँ तक खत्म हो गया। हाउ टू चेंज डिफॉल्ट पोर्ट। ठीक है जी, मैं यहाँ जाता हूँ। ये जी ये मैंने किस पे क्लिक किया है? SQL सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। मैं टीसीपी पे आ गया। ठीक है, आप ये 2 डिसेबल भी करते हैं चलेगा, टीसीपी एक है, लेकिन चलें हम अननेसेसरी वो अभी नहीं उस दूसरी चीज़ों पे जाते हैं। मैं यहाँ आ गया। ये हमारी डिफ़ॉल्ट पोर्ट बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 144 कर देता हूँ। ठीक है जी, मुझे यहाँ सब जगह के लिए करनी है 1443। ठीक है, ये मैंने पोर्ट चेंज कर रहा हूँ पहले ना, फिर आपको देनी 1433 में क्या होता है, देने की जरूरत नहीं होती। लोकली तो खैर चल जाता है, लेकिन बाहर से वो अगर कनेक्ट हो रहा है, ये मैंने अगर यहाँ पे डायनामिक्स पोर्ट में कोई वैल्यू भी हो ना, 0 हो, कुछ भी हो, आप यू मस्ट रिमूव, यहाँ ब्लैंक लाजमी करना है, वरना वो डायनामिक्स पोर्ट लेता है। तो मैंने क्या कि ये जो पोर्ट है चेंज करके 1433 से 14433 कर दिया। ठीक है जी, और इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, वो कह रहा है यू हैव टू रीस्टार्ट। क्या रिस्टार्ट करना है आपको? SQL सर्वर सर्विस। यहाँ ये हमारी MS SQL सर्वर में ये डिफॉल्ट है। खैर ये जो इंस्टेंस है जब नेम्ड होगा तो उसको तो प्रॉब्लम हो रही होगी सेशन किल करने की। मैं बंद कर देता हूँ, दोबारा कनेक्ट हो, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ हो गया रिस्टार्ट। अब मैं ये डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ जी। ठीक है जी, हमारा ये रिस्टार्ट हो गया है। मैं इसको कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ जी, ये भी बंद कर। अच्छा, ये लोकली है, ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब लेकिन जब मुझे बाहर से कनेक्ट होना है ना, ऐसे तो लोकली भी नहीं, आपको जो पोर्ट देनी है ना, 1433 था ना हमारी, ये तो इससे आपने कनेक्ट होना है। ये तरीका है नॉन डिफॉल्ट से, लेकिन ये अभी लोकली कर रहा है। तो दूसरी बाहर से मैं करूंगा ना अपने लैपटॉप से, मैं रन करके 1 मिनट में देख। देख लेते हैं, ये लोकली ये भी एनेबल्ड है ना, नेम फाइल इसको
नेट स्टैट से आप रन करके देख सकते हैं, जैसे 1434 पे इस पे लिसन किस पे लिसनिंग हो रही है। अब लिसनिंग किस पे हो रही है, 1443 जो मैंने की है, ठीक है। यहाँ 1433 कहीं नहीं नजर आ रही है आपको, ठीक है। लोकल का इशू नहीं, बाहर से मेरा भी मैनेजमेंट स्टूडियो मैंने क्लिक तो किया, खुल जाएगा। तो ये हो रहा है लोकली, इसको भी डिसेबल करके देना है। हाँ जी, डू नॉट रिकवर मेरे पास खुल गया बाहर, मैं ट्राई करता हूँ इसको बाहर से। ये मेरे लैपटॉप का है, आप देख रहे होंगे ना, ये स्क्रीन ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। हसान, काशिफ, हसीब। यस सर। यस सर। हाँ जी, ये मैंने ना उसको 1443 से कनेक्ट किया, अपने मुझे आईपी से कनेक्ट करना है, क्योंकि मेरे अब इसने एरर दे दिया, बगैर पोर्ट के मैंने बाहर से कनेक्ट करने की ट्राई की है, ठीक है। तो मुझे उसने कनेक्ट नहीं होने दिया, वो एरर दे दिया नेटवर्क का, समझ गए बात आप सर्वर पे, मैं इस पे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो है अपने बाहर से, मशीन के बाहर से, जैसे क्लाइंट जो कनेक्ट होते हैं, दे कैन नॉट कनेक्ट विदाउट, यहाँ पे अब मैं जब मुझे यहाँ टाइप करूंगा ना, कोमा डाल के 14433, तो ये जो है कनेक्ट हो जाएगा फौरन, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको ट्राई करूंगा बगैर पोर्ट के, तो वो क्या है, एरर देगा। समझ गए बात आप, क्लियर हो गई ये बात। यस सर। ठीक है, हाँ जी। तो हमने पोर्ट चेंज करके देख ली इसकी, ठीक है जी, कैसे पोर्ट चेंज करते हैं ये भी आपने देख लिया। कह रहा है 5 सिस्टम डेटाबेसेस होती हैं, ठीक है जी। 5 सिस्टम डेटाबेसेस होती हैं SQL सर्वर की, each of which is important to the efficient running of your instance, ठीक है जी। आपने पढ़ी होंगी, मास्टर हमने पढ़ी हैं, एक रिसोर्स डेटाबेस है, वो खैर शो नहीं होती है, एमएस जो उसकी बात कर रहा है वैसे नजर नहीं आती। एमएसडीबी का मैंने बताया था आपको, SQL सर्वर एजेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखती है। मास्टर का बताया था, पूरे इंस्टेंस को कंट्रोल कर रही होती है, इंस्टेंस की इन्फॉर्मेशन सारी, एंड पॉइंट ये वो, डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। पूरा आपका जो इंस्टेंस है मास्टर डेटाबेस कंट्रोल कर रही होती है। मॉडल मैंने बताया था, जो भी नई डेटाबेस बनाएंगे, दैट विल टेक दिस टेम्पलेट, अगर कुछ चेंज कर रहे हैं, नई डेटाबेस ऐसी बने, तो आप मॉडल में चेंजेस कर दें। Okay, will not apply in the needed that you create server. अच्छा, temp db sorting के लिए यूज होती है, हैशिंग सच फॉर जॉइन एग्रीगेट, ऑनलाइन इंडेक्स ऑपरेशन ट्रिगर्स के लिए, डीबीसीसी कमांड्स के लिए, आउटपुट क्लास ऑफ डीएमएल, हमने आउटपुट भी रन की थी ना, रो वर्जनिंग के लिए आपको बताया था जब, आइसोलेशन लेवल का। और ये temp db का यूज है। तो ये चार पांचवी नजर नहीं आती, 4 डेटाबेस हम दे सकते। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पे आप बता रहा है कि डीएम व्यू, ये डीएम व्यू जो इसके अपने व्यूज होते हैं, जिससे आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो कुछ डेटाबेस के अंदर है ना, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो टेम्प डीबी से वो कह रहा है कि अगर आपने देखना है डीएम, तो इससे थ्रू आपको पता चल जाएगा कि टेम्प डीबी जो है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेज एलोकेटेड, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये डिक्शनरी व्यूज है, ये डिक्शनरी, इनको हम तो याद नहीं रखते, जब जरूरत होती है उस तरह कर लेते हैं, काफी हैं ये अच्छे। अगर आप बहुत ज्यादा ज़हीन है तो अच्छी बात है, याद कर रखेंगे कौन सा व्यू जो किसके लिए है। बीच बीच में हमने यूज भी किया था T-SQL में भी, सेशंस के लिए, डीएम अंडरस्कोर एग्जैक्ट सेशन, और इस तरह। ओके, डीएम ट्रान एक्टिव स्नैपशॉट डेटाबेस ट्रांजैक्शन,
तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि टेम्प डीबी में क्या हो रहा है आपका। सही है। ऑप्टिमाइजिंग टेम्प डीबी, देखें जब हमने इंस्टॉलेशन की थी तो वहां पे भी हमने इसको जितने, याद रखें जितने आपके सीपीयू होते हैं उतनी इसकी ना डेटा फाइल बना दें ताकि वो खुद ब खुद फिर उनकी थ्रेडिंग कर लेता है। अगर आपके पास 4 सीपीयू है तो 4 इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिखा रहा होता है वो स्क्रीन में, अगर आपको याद हो तो खुद ब खुद ले लेता है। तो वो आपके 4 जो हैं थ्रेड आपके रन करेगा। टेम्प डीबी आपकी क्योंकि सॉर्टिंग बहुत ज्यादा होती है, काम बार बार, तो उस वजह से उसको फास्ट चाहिए होता है। और उसको आप जो है लोकल ड्राइव पे भी रख सकते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज की बात हुई थी वो तो खैर आपसे। अच्छा, यहाँ क्या ऑप्टेड विद टेम्प डीबी, आप क्रिएट डेटाबेस कर रहे हैं, उसके बाद डेटाबेस आर्टेटेड मेमोरी ऑप्टिमाइज। अच्छा जी, मेमोरी पे बात करेंगे, टेबल्स पे। अब इन्होंने क्या किया है, जो आप पहले जो टेबल्स हैं वो रखते हैं आप डिस्क पे होते हैं आपके, जो भी क्रिएट करते हैं डेटाबेस। अब कई दफा बहुत ज्यादा अगर आ रहा है तो ये टेबल्स इन मेमोरी की ऑप्शंस भी दे दी हैं, वो भी हम करेंगे बात। तो अब ये कह रहा है कि आप टेम्प डीबी किस तरह काम करती है, यूजिंग मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल विद टेम्प डीबी, क्रिएट डेटाबेस किया, उसमें उसने एक फाइल ग्रुप ऐड किया है, मेमोरी ओके, अल्टर डेटाबेस चैप्टर ऐड फाइल की है, और मेमोरी ऑप्टिमाइजर, ये तो खैर वो सेट मेमोरी ऑप्टिमाइज टू इक्वल टू ऑन स्नैपशॉट कर दिया, उसमें क्रिएट टेबल किया और विद मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर दिया, उसको क्रिएट प्रोसीजर कर दिया, बिगिन transaction, insert into this, select count from this word. If you test this process, you will see that it work as a, but how, now let's turn on memory optimize tempdb metadata using command line. Enable memory optimize tempdb metadata, alter server can set memory. जब आप memory optimize करेंगे, the procedure again you will notice that it now fails because it is attempting to access memory optimized tables in multiple databases. To work around this issue, you would need to use a disk-based table rather than a memory optimized table. ठीक है। इस पे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इस पे आएगा तो ना टेबल का, मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल पे हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये टेम्प डीबी का यूज बता रहा है कि आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। बफर पूल एक्सटेंशन है, इज एन एरिया ऑफ मेमोरी। अच्छा, बफर पूल मैं आपको बता दूं, या आप ना लिख लें बेशक, डेटाबेस में जो काम होता है वो बेसिकली मेमोरी में होता है। डेटा आपका बिल्कुल डिस्क पे पड़ा है, क्योंकि मेमोरी इज कितने टाइम फास्टर है, 100 टाइम फास्टर कह लें या 10 टाइम फास्टर कह लें डिस्क से रीड राइट करने में, अगर मेमोरी में रीड राइट होगी। तो जो बफर पूल है, ये आप मेमोरी जो यूज करती है ना डेटाबेस, नॉट ओनली हर डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, यही करते हैं, हर एक में बफर पूल मिल जाएगा आप, कि जब भी उसको अगर कुछ भी डेटा रीड करना है, वो ब्लॉग उठा के ले आता है पेजेस से, डेटाबेस पेजेस से उठा के मेमोरी के पेजेस में ला के रख देता है। ठीक है, पेजेस का तो पता नहीं मैंने क्या कहा। और फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेरी, सेम क्वेरी रन करेगा, इट विल नॉट गो टू डिस्क, इट विल रीड फ्रॉम द मेमोरी। तो उसमें मेमोरी में इंतहाई फास्ट होता है, तो वो परफॉर्मेंस, इसी तरह पार्सिंग करनी पड़े, ठीक है, या राइट करना है, तो मेमोरी में काम हो रहा है सारा, फिर उसको बाद में जो है डेटाबेस पे लिखा जाता है, लॉग फाइल में पहले लिखते हैं, फिर उसमें डेटा फाइल में। तो ये आर्किटेक्चर है कि भी आपका जो भी डेटा है पहले मेमोरी में प्रोसेस हो रहा है और साथ के साथ लिखा जा रहा है कुछ देर बाद, बट मेमोरी में अगर एज आउट जल्दी हो रहा है कि भी आपने डेटा ला के रखा डिस्क से और फौरन जो है ना हिट रेशियो उसको दोबारा मिल नहीं रहा, इसका मतलब है मेमोरी आपकी बहुत थोड़ी है या प्रेशर है। ठीक है, तो बफर पूल इज एन एरिया जहां पे आपका डेटा ला के उस पर काम किया जाता है। सही है। डर्टी पेजेस सर आर ऑलवेज केप्ट। जी जी पूछें। सर उससे कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा डाटा मेमोरी में रखना है जो बार बार यूज हो सकता है, क्विकली हमें चाहिए? नहीं, देखें आपने पहली क्वेरी रन की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो उसने वो जो कमांड है आपकी वो भी मेमोरी में ला के रख ली, और वो जो डेटा है वो भी मेमोरी में ला के रख लिया। मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर आपने दोबारा जो रन की ना सेम क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो इट विल चेक इन मेमोरी कि भाई ये कमांड पहले तो पार्स नहीं करेगा उसको, क्योंकि पार्स हुई पड़ी हुई है मेमोरी में, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ पीछे से, तो उसका टाइम बचेगा वहां पे, तो वो मेमोरी से उठा लेगा, फिर अगर डेटा भी बफर वहीं से मिल जाएंगे तो वहीं से उठा के ले आएगा, तो इट इज फास्टर। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट किया है, तो वो उसको फिर डिस्क पे जाके डेटा टेबल से उठा के लाना पड़ेगा, तो वो डिस्क से लाएगा। तो वो ये डेटाबेस इंजन जो है, ये पूरा इसका एक आर्किटेक्चर है जिसपे ये काम करके फिर आपका डेटा जो कमिट होता है उसको लिखता है लॉग फाइल में, और जो ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है,
तो ये डेटाबेस इंजन सारा देखेगा ना इसको। ये सर ये रैम रोम से इस तरह वहां से पिक करेगा। रैम एक्चुअली मेमोरी जब हम कहते हैं उसका मतलब रैम ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो मेमोरी में काम करेगा। दिस इज आल्सो लाइक स्टोरेज है बट वोलाटाइल है, इसमें परमानेंट डाटा नहीं होता। तो इससे क्या होता है, चेंज करके फौरन लिख रहा होता है फौरन। अगर जैसे ही आपने कमिट किया, आप चेंज कर रहे हो, आपने अच्छा चलो उसको छोड़ो, डेटाबेस को छोड़ो, अगर आप ये जो वर्ड खोला हुआ है आपने, इसमें काम कर रहे हो, ठीक है, और सेव नहीं किया, तो आपको पता है ये कहाँ राइट हो रहा है, कहाँ लिख रहे हो आप। ये सारा काम आपने डिस्क पे अभी सेव नहीं किया, तो इट्स यू आर राइटिंग इन मेमोरी। आपका जो वर्ड है ना उसमें जैसे ही आपने सेव किया तो इट विल गो एंड सेव वेयर इन द डिस्क। तो डेटाबेस के अलावा भी तकरीबन जो हर आप किसी भी काम कर रहे हो, तो जब तक सेव नहीं करते वो सेव नहीं होता। तो आप मेमोरी में एप्लीकेशन खोल के काम कर रहे हो, तो मेमोरी का पर्पस हर जगह पे है, तो डेटाबेस में तो बहुत ज्यादा है आपका। राइट सर, थैंक यू। ये बफर पूल की एक्सटेंशन कह रहा है 128 GB। खैर, इफ द बफर पूल एक्सटेंशन कैन बी डिसेबल्ड बाय यूजिंग कमांड। अच्छा, ये इसने ना अलहदा से, एक तो बफर पूल होता ही होता है मेमोरी में, ये वो कह रहा है कि आप इसको बढ़ा सकते हैं फॉर यू एक्सटेंशन बिटवीन 4 and 8 टाइम ऑफ द साइज ऑफ योर मैक्स सर्वर मेमोरी। कि आप ना SSD अगर ड्राइव हैं, आजकल फास्ट ड्राइव आ गई है ना, ये SSD काफी कई कई गुना फास्टर है, नॉर्मल जो डिस्क है उनसे कई गुना फास्टर है। तो वो कह रहा है कि आप यू कैन एक्सटेंड आल्सो, तो वो भी आप, लेकिन बेहतर है कि मेमोरी में काम हो, ठीक है। तो उसके लिए ये बता रहा है कि भी आप ऐसे जो है ना फाइल बना सकते हैं उसमें, वो आपका डिस्क पे, लेकिन दिस विल बी अगेन स्लोअर, मेमोरी का कोई मुतबादल नहीं है। ये हाइब्रिड सीक्वेंस सर टू इंट्रोड्यूस द हाइब्रिड बफर पूल ऑफरिंग सपोर्ट फॉर PMEM persistent memory short storage class memory PMEM reside on the memory bus and is a solid state and byte address. This makes it faster than flash disk. अच्छा जी, एंड चीपर देन डिम रैम, ठीक है। ये वो कह, अब आपको पता है ना डिफरेंट किस्म की जो है ना ये मॉड्यूल आते जा रहे हैं स्टोरेज के। अब वो जैसे रैम होती थी उस तरह की डिस्क आ रही है, किसी ने देखी होगी जो भी अगर थोड़ा बहुत ही है, कि जो जो आपकी ये जो इवन हार्ड डिस्क भी SSD आ रही हैं, वो मिलती जुलती हो गई हैं, रैम से मिलती जुलती हो गई हैं उसमें। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि जो डिवाइसेस आ गई हैं, आप जो वो चीपर देन रैम है और कॉस्टलियर देन डिस्क है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं हाइब्रिड बफर पूल बनाने के लिए कह रहे हैं। तो रैम जो है वो कॉस्टली होती है बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से वो बीच की चीज वो कि फ्लैश डिस्क कह ले, चीपर देन फास्टर देन फ्लैश डिस्क। इसको कह रहा है ये PMEM डिवाइस, पर्सिस्टेंट मेमोरी, कि कुछ देर रखता है उसमें मेमोरी में, ठीक है जी। द डाटा स्टोर्ड ऑन अ PM डिवाइस परसिस्ट आफ्टर द सर्वर हैज बीन इवन आपने मशीन ऑफ कर दिया तो उसमें डेटा पड़ा रहेगा। व्हेन फॉर्मेटिंग अ PM डिवाइस इन विंडोज आर सपोर्टेड बाय द विंडोज सर्वर 2016 एंड, सिर्फ ये 2016 के बाद 2016 या उसके बाद के लिए। तो ठीक है, ये अब हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज आई हैं तो उस पर बात कर रहे हैं, इसलिए उसने क्या है कि हाइब्रिड बफर पूल की ऑप्शन दे दी है 2019 में। सही है जी। तो उसको अनेबल करना, हमने अभी तक वैसे बताया ना, ये चीजें यूज ही नहीं हो रही वर्चुअल की वजह से, लेकिन यह है कि ऑप्शन आ गया। तो ये हमने आज चैप्टर कर लिया, इसको आप खुद स्टडी करें ज्यादा डिटेल से। तो हमने चैप्टर नहीं है, पार्ट जो है हमारा खत्म हो गया, हम आ गए हैं जी। ये हमने 5वां चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, और हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे डेटाबेस पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है जी। क्लियर? एनी क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है चीजों का? ये सब चीजें बेहतर है, कुछ न्यू है, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है। इसको आपको ना वो